तो अब देखो अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। वैल्यू ऑफ सप्लाई से हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई से पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया टाइम ऑफ सप्लाई का, कि जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी क्रिएट होगी वो कौन से दिन होगी, जो हमने पढ़ लिया टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। गुड्स के रिगार्डिंग क्या होगी और सर्विस के रिगार्डिंग क्या होगी वो हमने पढ़ लिया। अब देखो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी तो अराइज हो गई, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन अपने सामने ये क्रिएट हो गया कि कौन सी वैल्यू पे हम जीएसटी पे करें। मीन्स जो भी हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन करें। मीन्स क्या हो गया कि जो भी इनवॉइस की वैल्यू है या उस पे टैक्स पे करें या फिर अदर वैल्यू पे टैक्स पे करें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भी सप्लाई की है उस सप्लाई की कौन सी वैल्यू पे हम जीएसटी पे करें, या फिर उस सप्लाई पे वैल्यू कौन सी मानेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार तो देखो जो भी सप्लाई होती है वो केस में हो जाती है, मीन सोल कंसीडरेशन के रूप में हो जाती है। जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन बेचा, सप्लाई किया, आपने उसका कंसीडरेशन मेरे को सोल कंसीडरेशन के रूप में दे दिया। मीन्स जैसे 10,000 रुपए का फोन था, 10,000 रुपए मैंने आपने मेरे को दे दिए। तो इट मीन्स यहाँ पे तो देखो हमें फिक्स पता चल रहा है कि जो वैल्यू रहेगी सप्लाई की वो कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। वो 10,000 पे हमारा जीएसटी लग जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है वो सोल कंसीडरेशन नहीं दी हुई होती। सोल कंसीडरेशन का मीन्स हमें केस में नहीं मिली होती। जैसे आपने एक नाम सुना होगा बार्टर का और एक्सचेंज का। एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है कि एक वस्तु के बदले या एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स प्लस कुछ कंसीडरेशन पे करना। जैसे मैंने आपको मोबाइल तो बेचा नया 10,000 का, आपने क्या किया कि एक तो आपका पुराना मोबाइल मेरे को दे दिया, वो तो पुराना मोबाइल दे दिया, मीन्स वो गुड्स आपने मेरे को एक्सचेंज के रूम में दे दी, और साथ में 5,000 रुपए दे दिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं न्यू फोन की वैल्यू कितनी मानूं, कौन सी वैल्यू माने हम। 5,000 तो देखो फिक्स है, वो तो आपने सोल कंसिडरेशन में दे दिए, वो तो मान गया मैं। लेकिन वो क्या 5,000 रुपए के बराबर ही वैल्यू रखता है वो नया फोन जो है वो। तो इसी सिचुएशन में देखो कुछ रूल्स भी आएंगे, कुछ सेक्शंस भी आएंगे, उनको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं। कई बार क्या होता है कि कई गुड्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनपे जीएसटी नहीं लगेगा। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार के ओकेजन पे हमें गुड्स मिली है। तो वो ऐसी सिचुएशन में अगर वो टैक्सेबल है तो कौन सी वैल्यू पे हम टैक्स लगाएंगे या कौन सी वैल्यू पे हम जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, उसके बारे में ये चैप्टर बता रहा है। सबसे पहले हमने देखो जीएसटी में पढ़ लिया था क्या, जीएसटी में मैंने बेसिक मीनिंग में बताया था कि जीएसटी जो भी लगेगा हमारा सप्लाई पे लगेगा। सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, सप्लाई पे हमने पढ़ लिया कि सप्लाई क्या क्या होती है। सप्लाई पढ़ लिया, वो पूरा मीनिंग में आ गया। सप्लाई के बाद हमें हमने पढ़ा कि कौन से टाइम पे हमारी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो वो भी हमने पढ़ लिया, टोस का चैप्टर पढ़ लिया कि इस टोस वाले दिन हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, वो आ रहा है वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई का, मीन्स वो उसका आ रहा है कि कौन सी वैल्यू पे अब जो सप्लायर है या फिर रजिस्टर्ड पर्सन है उसको कौन सी वैल्यू पे टैक्स पे करना पड़ेगा। कई बार वैल्यू सोल कंसिडरेशन के भी रूप में भी हो सकती है, और कई बार वैल्यू जो होती है वो काइंड के रूप में भी हो जाती है, मीन्स काइंड के रूप में भी मिल सकती है। तो इसी सिचुएशन में हम वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले देखो सेक्शन में क्या बता रहा है, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की सेक्शन है कितनी 15, ये कौन से एक्ट की है, सीजीएसटी एक्ट की। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। आईजीएसटी और यूटीजीएसटी या और कंपनसेशन, ये तीन एक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग स्टेट दैट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जो भी हमारी टैक्सेबल सप्लाई होगी उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। अंडर जीएसटी इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू की सप्लाई होगी वो कौन सी बता रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू बता रहा है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मीन्स जिस वैल्यू पे हमारा ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरा फोन आपको, या फिर मैंने आपको एक फोन बेचा, कितने में बेचा, 10,000 रुपए में। हमारा ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, 10,000 का हुआ। तो यही जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी और यही टैक्स पे करने के लिए वैल्यू हो जाएगी।
मीन्स नॉर्मल अपन को क्या बोल रहा है कि जो भी वैल्यू मानेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू, वो किस वैल्यू को मानेंगे, वो मानेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू को, सॉरी ट्रांजैक्शन वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे। ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, कि जो भी एक्चुअल में, तो क्या बता रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज डिफाइंड, वो डिफाइन की गई है एज प्राइस एक्चुअली पेड। एक्चुअल में आपने मेरे को कितना पे किया, जैसे 10,000 रुपये एक्चुअली पेड कर दिया, और पेबल फॉर द शेड सप्लाई, या फिर उस सप्लाई के लिए आप मेरे को पेबल कितना करोगे, मीन्स 10,000 पेबल करोगे, तो जो भी ये वैल्यू रहेगी कौन सी, एक्चुअली पेड या फिर पेबल वैल्यू, इसी को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू मानेंगे। जैसे पेबल आपने मेरे को एक्चुअली पेड कर दिया 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये अपना जीएसटी लग जाएगा। लेकिन एक बार के लिए आपने क्या किया, आपने मेरे को एक्चुअल में तो 5,000 पे कर दिया, लेकिन 5,000 रुपये आपने पेंडिंग रख लिया, तो इट मीन्स पेबल वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, पेबल वैल्यू आपकी रहेगी 10,000। तो जो 10,000 रहेगी ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी, और उसी पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ गुड्स के केस में भी और सर्विस के केस में भी, दोनों केस में, वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट। बट अब देखो यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ रही है कि ये तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ये कौन सी सिचुएशन में लेंगे और कौन सी सिचुएशन में नहीं लेंगे। अब इसका एक एक्सेप्शन आ रहा है, वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर मैं हूं और रिसिपिएंट आप लोग हो, सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मीन्स जो हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। कौन, एक तो सप्लायर, एक दूसरा रिसिपिएंट, इन दोनों के बीच में रिलेटेड का रिलेशन नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन का रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, और जो प्राइस रहेगी वो किस में होनी चाहिए, सोल कंसिडरेशन के रूप में होनी चाहिए। सोल कंसिडरेशन के मीन, सोल कंसिडरेशन मीन्स केस के रूप में होनी चाहिए वो पूरी वैल्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि सोल कंसिडरेशन हमें उसी सिचुएशन में लेना है कि जिस सिचुएशन में जो भी सप्लाई हुई है सप्लायर एंड रिसिपिएंट के बीच में, अगर वो दोनों रिलेटेड नहीं है, और दूसरा जो भी प्राइस है वो पूरी की पूरी किस में है, सोल कंसिडरेशन के रूप में, तो ही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर हूं और आप रिसिपिएंट हो, अगर आप मेरे रिलेटेड हो और रिलेटेड होकर मेरे को जो फोन मैंने आपको सप्लाई किया था उसका 5,000 रुपये आपने मेरे को पे कर दिया, तो मैं जो 5,000 रुपये ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानूंगा। जो भी 5,000 रुपये आपने पे किया उसको मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सप्लाई किया मैंने वो किसको किया है, या फिर रेसिपिएंट जो कौन है, वो मेरा कौन हो गया, वो मेरा रिलेटेड पर्सन हो गया। तो अगर रिलेटेड पर्सन को कोई भी सप्लाई की गई है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या नहीं कंसिडर करेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, दूसरा क्या बता रहा है सेक्शन 15(1) में, सेक्शन 15(1) में हमें यह बता रहा है कि जो भी प्राइस रहेगी, जो भी प्राइस रहेगी वो किस रूप में होनी चाहिए। सेक्शन 15(1) में हमें बता रहा है कि जो भी प्राइस रहेगी वो किस रूप में होनी चाहिए, वो बता रहा है हमें सोल कंसिडरेशन के रूप में होनी चाहिए। जो ये सोल कंसिडरेशन लिखा हुआ है इस रूप में होनी चाहिए। सोल कंसिडरेशन का मीन्स केस में होनी चाहिए। ये तो बता रहा है अपन को सेक्शन 15(1) में। सेक्शन 15(1) में नॉर्मली इतना ही बताया है कि जो भी टैक्सेबल सप्लाई होगी, ऐसी सिचुएशन में जो टैक्सेबल सप्लाई की ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वही जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर जो भी सप्लाई हुई है किसके बीच में हुई है, या तो रिलेटेड पर्सन के बीच में हुई है या फिर सोल कंसिडरेशन के रूप में नहीं हुई है, तो अगर इन दो सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में हम उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, दूसरे तरीके से हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। तीसरी बात कौन सी, तीसरी बात सेक्शन 15 में ये बोला गया है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो किस रूप में होनी चाहिए, वो सोल कंसिडरेशन के रूप में होनी चाहिए। सोल कंसिडरेशन का मीनिंग केस के रूप में होनी चाहिए।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब देखो, अब कई बार देखो सप्लाई जो भी होती है गुड्स या सर्विस की, तो उस सप्लाई के साथ कई प्रकार के अलग खर्चे भी करने पड़ते हैं। जैसे मैंने दिल्ली दिल्ली या फिर जैसे आप लोगों आपको कोई भी गुड्स की सप्लाई की, तो हो सकता है मैंने आपसे कई प्रकार के खर्चे लिए हो। जैसे हो सकता है मैंने कोई भी लोकल टैक्स वगैरह लिया हो आपसे, लोकल टैक्स वगैरह ले लिया हो आपसे, या फिर कोई अदर एनी अमाउंट या फिर अदर एक्सपेंसेज आपसे लिए हो। जैसे पैकिंग का खर्चा आपसे ले लिया हो, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा आपसे लिया हो, और लोडिंग अनलोडिंग के बाद में कौन सा हो सकता है, डिलीवरी या फिर फ्रेट का चार्ज हो सकता है, वो अगर मैंने आपसे लिया हो। तो देखो ये एक अकाउंट्स का रूल है। अकाउंट्स का रूल क्या है कि जो भी अपन एसेट्स खरीदते हैं उसको जब तक इंस्टॉल नहीं करते तब तक के उसके सारे खर्चे उसकी वैल्यू में इंक्लूड होते हैं। वैसे ही जो भी हम सप्लाई करेंगे, उस सप्लाई से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, वो उस सप्लाई की वैल्यू में पूरे के पूरे ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो सेक्शन 2 में ये बता रहा है हमें कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में कौन कौन सी अमाउंट को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, मीन्स इंक्लूड करना पड़ेगा। वैल्यू निकालते टाइम हमें कौन कौन सी वैल्यू को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन 15(1) में तो बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी वो सोल कंसीडरेशन के रूप में होनी चाहिए। सेक्शन 15(2) में हमें बता रहा है कि जो भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी उसमें कौन कौन से खर्चे हमें ऐड करने पड़ेंगे, मीन्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो अब देखो क्या बता रहा है इस बारे में। सेक्शन 15(2) नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, 15 का क्लोज 2। सेक्शन नंबर याद रखना इनका। Section 15 is applicable to inter-state supplier under IGST also। जो सेक्शन 15 है ये अपने सीजीएसटी एक्ट में भी एप्लीकेबल होती है, और जो अपन आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे उस आईजीएसटी एक्ट में भी हमें देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी हम इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये बोल रहा है जो सेक्शन 15 है वो इंटरस्टेट सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होगी। अगर इंटरस्टेट सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होगी इट मींस आईजीएसटी पे भी यही सेक्शन लगेगी। अगर मैंने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई की है तो उस इंटरस्टेट सप्लाई की वैल्यू भी मैं इसी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग निकालूंगा। अगर मैंने इंट्रा स्टेट की है तो उसकी वैल्यू भी मैं सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ही निकालूंगा। ठीक है। अब देखो इंक्लूड करने के लिए कौन कौन सा बता रहा है कि किस किस को हमें इंक्लूड करना है। एनी टैक्स, कोई भी टैक्स, जो भी टैक्स चुका है मैंने वो उस वैल्यू में ऐड करना है। ड्यूटीज, कोई भी ड्यूटी चुकाई है, कोई भी सेस चुका है, कोई भी फीस चुकाई है, या फिर एनी अदर कोई चार्ज चुका है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग मैंने कोई भी खर्चा किया है, जैसे कोई भी टैक्स चुका दिया, कोई भी ड्यूटी चुका दी, कोई भी सेस चुका दिया, कोई भी अदर चार्ज चुका दिया। बट लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, बट अदर देन मीन्स मुझे ये जो मुझे ये जो जीएसटी का खर्चा किया है ये इंक्लूड नहीं करना है। इसके अलावा और कोई सा भी टैक्स पे किया है वो सारे के सारे इंक्लूड करने हैं। जैसे मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, 10,000 रुपए है, उसमें मैंने 1,000 रुपए का जीएसटी पे किया, तो क्या मैं उस जीएसटी पे किया उसको उसकी वैल्यू में इंक्लूड करूंगा? जीएसटी हो सकता है मैंने जीएसटी एसजीएसटी पे किया, वो हो सकता है यूटीजीएसटी, हो सकता है आईजीएसटी, हो सकता है कंपनसेशन, कोई सा भी पे किया हो तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर लेकिन अगर सीजी इस जीएसटी के अलावा और कोई सा टैक्स बताता, जैसे कोई लोकल टैक्स हो गया अपना, वो मैंने पे कर दिया, कोई इंटरटेनमेंट या फिर इंट्री टैक्स मैंने पे कर दिया, तो वो अपना टैक्स हो गया, उसको तो ऐड करना पड़ेगा मेरे को। या फिर कोई ड्यूटी चुका दी, या फिर कोई सेस चुका दिया, या एनी अदर कोई फीस चार्ज वगैरह चुका दिया, तो उसको उन सबको हम किस में इंक्लूड करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। कहते हैं अपन क्या, जैसे सप्लाई की मैंने 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की मैंने सप्लाई की। इसके अलावा इसके अलावा मैंने 500 रुपए का तो लोकल टैक्स चुका दिया, 500 रुपए की कोई फीस चुका दी,
और 500 रुपए का जीएसटी चुका दिया। अब बताओ मेरी जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी वो कौन सी रहेगी? एक तो 10,000 रुपए तो ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई, 500 उसमें लोकल टैक्स भी ऐड कर देंगे, 500 उसमें किसका बताया था, ड्यूटीज का बताया था, तो ये 500 ड्यूटीज का भी ऐड कर देंगे। बट ये जो 500 आईजीएसटी एक्ट का बताया, आईजीएसटी का बताया है, क्या इसको इंक्लूड करेंगे हम वैल्यू में? नो सर। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम मेरी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 + 5 + 5 11,000 रुपए मेरी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। अब दूसरा आ रहा है, दूसरा पॉइंट। दूसरा कौन सा ऐड करने के लिए बोल रहा है कि एनी अमाउंट दैट द सप्लाई इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई। मीन्स जो मैंने सप्लाई की है उस सप्लाई पे लायबल तो कौन था पे करने के लिए? सप्लायर था। लेकिन सप्लायर ने पे करने की बजाय वो खर्चा किसने पे कर दिया? वो कर दिया किसने? रिसिपेंट ने पे कर दिया। तो जो रिसिपेंट ने खर्चा पे कर दिया उस खर्चे को भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। मीन्स रिसिपेंट ने अगर सप्लायर के बिहाफ पे कोई खर्चा कर दिया या फिर कोई किसी अमाउंट का पेमेंट कर दिया तो उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कोई राजस्थान से कोई भी गुड्स भेजी जिनकी वैल्यू कितनी है, मैंने दिल्ली भेजी 1 लाख रुपए की है, और मैंने क्या बोला कि जो भी फ्रेट रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। मीन्स 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए का फ्रेट है, तो वो 5,000 रुपए का पे कौन करना है? पे कौन कर रहा है? लायबल तो उसके लिए पे करने के लिए सप्लायर मीन्स मैं हूं, लेकिन मैं किसको बोल रहा हूँ? रिसिपेंट को बोल रहा हूँ। तो रिसिपेंट को 5,000 रुपए जो भी वो फ्रेट का पे करेगा, इट मीन्स उसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट उसके लिए हो जाएगी 1,05,000 रुपए। इट मीन्स वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी अपनी? 1,05,000 रुपए हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में ये बता रहा है कि अगर रिसिपेंट ने सप्लायर के बिहाफ पे कोई भी पेमेंट कर दिया हो तो उसे भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। अब कोई डाउट बी पॉइंट में? एनी अमाउंट दैट द सप्लाई इज लायबल टू पे। सप्लायर क्या है? लायबल है पे करने के लिए इन रिलेशन टू सप्लाई। तो सप्लाई पे सप्लायर लायबल है पे करने के लिए, बट विच हैज बीन इनकर्ड, वो किसके द्वारा इनकर्ड की गई? बाय द रिसिपेंट। जो भी उस सप्लाई का रिसिपेंट है उसके द्वारा वो अमाउंट पे की गई। तो जो भी अमाउंट पे की गई है रिसिपेंट के द्वारा उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे। अब बोलो सेकंड पॉइंट में कोई भी डाउट है तो? उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेज। इनसे कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेज किया हो इंक्लूडिंग सेलिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। इस थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है कि सप्लायर ने कोई भी इंसिडेंटल खर्चा कर दिया। इंसिडेंटल मीन्स लाइक कोई पैकिंग खर्चा कर दिया, या फिर कोई सेलिंग कमीशन चुका दी, बेचने का कमीशन चुका दिया, या फिर कोई पैकिंग चार्ज चुका दिया, या फिर एनी अदर कोई एक्सपेंसेज कर दिया। एनी अदर एक्सपेंसेज की आपको लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से खर्चे आएंगे इसमें थर्ड पॉइंट में। तो अगर इस प्रकार का कोई खर्चा कर दिया, किसने कर दिया? चार्ज बाय द सप्लायर। वो सप्लायर ने चार्ज कर लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स की सप्लाई या फिर सर्विस की सप्लाई में उसने चार्ज कर दिया। तो एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, हो सकता है उसने गुड्स की डिलीवरी देने से पहले या फिर डिलीवरी देते टाइम वो चार्ज कर दिया। तो इस प्रकार के खर्चों को भी हम उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड्स की वैल्यू तो है 50,000 रुपए, लेकिन सप्लाई ने क्या चार्ज कर दिया? उसमें 5,000 रुपए एडिशनल चार्ज कर दिया। कौन कौन सा? सेलिंग कमीशन भी चार्ज कर दिया उसने, पैकिंग चार्ज भी उसने इंक्लूड कर दिया, और एनी अदर एक्सपेंसेज भी, कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेज उसने इंक्लूड कर दिया। तो वो मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी? वो जो जितने भी खर्चे किए हैं उसने सप्लाई ने, उनको मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर दूंगा।
अब बताओ इस थर्ड पॉइंट में कोई डाउट है तो। कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस लाइक सेलिंग कमीशन, पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर, वो किसने चार्ज कर लिया, चार्ज किया गया बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ गुड्स या सर्विस के लिए वो सप्लाई ने चार्ज किया एट द टाइम ऑफ, या तो गुड्स की सप्लाई करते टाइम या फिर डिलीवरी से पहले, डिलीवरी करते टाइम या डिलीवरी से पहले वो खर्चा कर दिया गुड्स ऑफ और सप्लाई ऑफ सर्विस, या तो गुड्स पे या फिर सर्विस के सप्लाई पे। तो इस प्रकार के खर्चों को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, वापस उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। अब जैसे मैंने दिल्ली जैसे आप लोगों को मैंने 1 लाख रुपए की गुड्स बेची, मीन्स सप्लाई की 1 लाख रुपए की गुड्स बेची, और एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या एग्रीमेंट हुआ था कि अगर आप मेरे को 1 महीने बाद पेमेंट करोगे, मीन्स आपने मेरे को 1 महीने का नाम लिया, सर मैं विद इन 1 मंथ आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। मीन्स अगर आपने 1 महीने तक पेमेंट कर दिया तो जो भी वैल्यू रहेगी उस गुड्स की या फिर सर्विस की, जो वैल्यू रहेगी वही एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन मैंने कंडीशन क्या जोड़ दी कि अगर आपने 1 महीने में पेमेंट नहीं किया ना, तो हो सकता है मैं वैल्यू का कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर लूं, हो सकता है कुछ लेट फीस भी ले लूं आपसे, हो सकता है डिलेड पेमेंट का कोई भी अमाउंट ले लूं, पेनल्टी वगैरह ले लूं। तो जो भी मैं पेनल्टी वगैरह लूंगा आपसे, इंटरेस्ट वगैरह या लेट फीस लूंगा, उसको भी हम जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 लाख रुपए की गुड्स भेजी दिल्ली में। अब आपने क्या बोला कि सर मैं 10 दिन बाद आपको पेमेंट करूंगा, 10 दिन का आपने टाइम ले लिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया आपको 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 10 दिन बाद आप अप्लीकेबल नहीं हो किसके लिए, पेमेंट करने के लिए, कितना 1 लाख रुपए का। फिर मैंने क्या बोला कि अगर 10 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, या तो हो सकता है 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लूं, या हो सकता है 5,000 रुपए लेट फीस या किसी पेनल्टी का चार्ज कर लूं, ठीक है, पेनल्टी का चार्ज कर लूं। तो जो भी ये एडिशनल अमाउंट मैं चार्ज करूंगा आपसे, उसको भी हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी, वो 1 लाख ना होके 1,05,000 रुपए हो जाएगी यहाँ पे। बोलो किसी को कोई डाउट है तो फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में ये इतना ही बता रहा है कि कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी या फिर डिलेड पेमेंट, कोई भी डिलेड पेमेंट के लिए कोई भी पेनल्टी या लेट फीस या फिर इंटरेस्ट वो मिला है मुझे कंसीडरेशन के रूप में, तो उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। आया समझ में। Yes, sir. अब उसके बाद देखो पांचवा पॉइंट आ रहा है। पांचवा पॉइंट क्या आ रहा है, कई बार देखो हमें सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। अगर सब्सिडी मिलती है हमें, तो अगर वो देखो दो टाइप की हो सकती है, एक तो गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी हो सकती है सब्सिडी, और एक होती है अदर देन गवर्नमेंट से मिलने वाली। तो अगर मेरे को कोई भी गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो उसको तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, और गवर्नमेंट के अलावा अदर किसी पर्सन से मेरे को कोई भी सब्सिडी मिली है, ठीक है ना, तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1 लाख रुपए की गुड्स भेजी, सप्लाई किया आपको, तो मेरे को किसी भी लोकल अथॉरिटी या फिर एनी अदर किसी ट्रस्ट से मेरे को 10,000 रुपए की सब्सिडी मिल गई, तो सब्सिडी मिल गई तो उसको तो मैं इंक्लूड कर लूंगा। लेकिन वही 10,000 रुपए की सब्सिडी मेरे को गवर्नमेंट कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मिली होती, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। ये क्या बता रहा है, हम पढ़ रहे हैं देखो इंक्लूजन वाली लिस्ट। तो इंक्लूजन वाली लिस्ट में हमें क्या बता रहा है, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक, भी सब्सिडी जो डायरेक्ट लिंक है किससे, प्राइस से, उसको तो हमें इंक्लूड कर देना है। इतना अलग पढ़ो इस पॉइंट को, कहां तक, प्राइस तक इसको इंक्लूड अलग पढ़ो, प्राइस तक, कि कोई भी सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, टू द प्राइस से, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा।
मीन्स जैसे 1 लाख रुपए पे मेरे को 10,000 रुपए की सब्सिडी मिली किसी भी लोकल अथॉरिटी या फिर किसी भी ट्रस्ट से या फिर किसी भी कंपनी से, तो अगर जो भी मेरे को सब्सिडी मिली उसको मैं क्या कर दूंगा, 10,000 रुपए को वापस ऐड कर दूंगा उसको। तो लेकिन अब देखो आगे क्या क्या बता रहा है, एक्सक्लूडिंग मीन्स उस सब्सिडी को एक्सक्लूड करना है या फिर इंक्लूड नहीं करना है, प्रोवाइडेड जो मिली है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। इसका जनरल मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी सब्सिडी जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो उसको तो हमें इंक्लूड नहीं करना है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिली है तो उसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो? किसी को कोई डाउट पूछना है? नहीं सर। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ तक, अगर कुछ क्वेश्चन मिले तो। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इनके।